हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 198 ए, बी और 199 लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 198। और इससे पहले की सेक्शन 1 से लेके 197 मैंने वीडियोस कवर करवाई हैं सीआरपीसी में। आप प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सेक्शन 198 बात करता है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज। चैप्टर 20 आईपीसी का डील करता है मैरिजेस से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा तो उसे की जो प्रोविजंस हैं, यानी कि कोर्ट कॉग्निजेंस जब लेता है तो किसकी कंप्लेंट पे लेगा और कौन एलिजिबल है कंप्लेंट करने के लिए, और अगर कोई और पर्सन करता है एग्रीव्ड से तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये डील करता है सेक्शन 198। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का तो फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से है और 198 में से तकरीबन आ जाता है। चलिए, कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट मेड बाय सम पर्सन एग्रीव्ड बाय ऑफेंस अंडर चैप्टर 20 ऑफ आईपीसी प्रोवाइडेड दैट में देखो तीन तरह के इसमें ए बी सी हैं जिसके अंदर बात करता है। फर्स्ट में ए में कहता है कि 18 ईयर्स से कम है, इडियट है, ल्यूनेटिक है, सिक है, इन्फॉर्म नहीं आएगा यहाँ पे, इन्फर्म है, वुमेन है, तो वहाँ के केस में कोई और पर्सन जो है वो विद लीव ऑफ कोर्ट कंप्लेंट डाल सकता है। ठीक है, यानी कि वुमेन है जो अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम्स एंड मैनर्स ought नॉट टू बी compelled टू अपीयर इन पब्लिक, तो सम अदर पर्सन मे विद द लीव ऑफ कोर्ट मेक ए कंप्लेंट ऑन हिज और हर बिहाफ। ठीक है, बी में है, ये चैप्टर 20 के ऑफेंसेस से डील करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी में है अगर हस्बैंड जो है वो आर्म्ड फोर्सेस में है, यूनियन की किसी भी फोर्सेस में है, तो वहाँ पे जो है एक पर्सन जो ऑथराइज्ड किया गया है हस्बैंड के द्वारा वो कंप्लेंट कर सकता है। और जो सब सेक्शन 4 है वो इसके आगे लिख लेना, बी के आगे, क्योंकि सब सेक्शन 4 इसी से डील करता है। सब सेक्शन ये जो फर्स्ट का बी है इसके साथ, तो उसके आगे आप लिख लो 198 का 4। ठीक है, तो ऐसा पर्सन है जो आर्म्ड फोर्सेस में है, विच आर ऐसी कंडीशंस में है और सर्टिफाई किया गया है कमांडिंग ऑफिसर से एज प्रिक्लूडिंग हिम फ्रॉम ऑब्टेनिंग लीव ऑफ एब्सेंस, यानी कि छुट्टी उसे मिल नहीं सकती कि वो आकर कंप्लेंट करे, तो सम अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हस्बैंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 मेक अ कंप्लेंट इन हिज बिहाफ। 4 हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से इसको क्लियर कर दूंगी मैं। ठीक है, उसके बाद है देखो सी 494 और 495 में, ये चैप्टर 20 के ही मैरिजेस के ऑफेंसेस हैं, आईपीसी करेंगे तब बताऊंगी। अगर एग्रीव्ड वाइफ है, ठीक है, एग्रीव्ड वाइफ है 494 और 495 में, तो कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है, प्रीलिम मार्क कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा में 18 में। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, या फादर की ब्रदर सिस्टर या मदर की ब्रदर सिस्टर। ठीक है, और कोर्ट की लीव लेकर कोई और पर्सन भी कर सकता है अगर उससे ब्लड मैरिज और अडॉप्शन से जुड़ा हुआ हो। ये प्रीलिम का क्वेश्चन था कि कोई और पर्सन कर सकता है अगर वो ब्लड मैरिज अडॉप्शन से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारा फर्स्ट सबसेक्शन। सेकंड देखो क्या कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 नो पर्सन अदर देन, यानी कि 497 और 498 के लिए एग्रीव्ड कौन होगा, ऑब्वियसली हस्बैंड होता है वहां पे। ठीक है, तो एग्रीव्ड हस्बैंड होगा, और प्रोवाइजो कहता है कि हस्बैंड अगर एब्सेंट है तो कोई और पर्सन जो है जो उसकी एब्सेंस में वुमेन की टेक केयर का उसे जिम्मा था, तो लीव ऑफ कोर्ट से वो कर सकता है। मान लो उसका फादर ही है, यानी कि लेडी का फादर इन लो है, तो वो भी यहाँ पे डाल सकता है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, कोई और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद है देखिए थर्ड सब सेक्शन क्या कहता है, 1A
के आगे आप लिख सकते हैं थर्ड, जो ऊपर हमने फर्स्ट का किया था उस ए यानी कि लुनेटिक 18 साल से कम, वहाँ पे आप लिख लेना 198 का 3। क्या कहता है देखो, समझना इसे थोड़ा ध्यान से। मान लो कि गार्जियन अपॉइंट कर रखा है रिगार्डिंग 18 साल से कम और ल्यूनेटिक के लिए पहले, ठीक है, और अब कोई और पर्सन आकर हमने वहाँ पे पढ़ा कि लीव ऑफ कोर्ट लेकर कोई और पर्सन कंप्लेंट डाल सकता है। तो अब कोर्ट के पास वो आएगा तो कोर्ट क्या करेगी, जो गार्जियन पहले अपॉइंट किया गया था 18 साल से कम और लुनेटिक के लिए, उससे एक नोटिस भेजेगी कि ये पर्सन जो है कंप्लेंट डालना चाहता है और उसे भी अपॉर्चुनिटी देगी कि उसे सुना जाए, किसे, गार्जियन को, ठीक है। वैन इन एनी केस फॉलिंग अंडर क्लोज ए, यानी कि ऊपर क्लोज ए में फॉल करता है, ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1, कंप्लेंट इज सॉट टू बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 years or of a lunatic by a person who has not been appointed or declared by competent authority to be the guardian of the person of the minor or lunatic, and the court is satisfied that there is a guardian so appointed or declared, the court shall, before granting the application for leave, notice to be given or to such guardian। यही जो मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ, जो मैंने बताया था बी के आगे हमने 198(4) डाला, 1 के बी के आगे, तो उसी में अथराइजेशन की बात करता है कि जो अथराइजेशन है 1 के बी में वो राइटिंग में होनी ज़रूरी है, साइन होगी और अटेस्ट होगी किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, और उसमें एक स्टेटमेंट होगी टू द इफेक्ट दैट ही हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, यानी कि वो एक स्टेटमेंट देगा जिसको वो साइन अटेस्ट करेगा कि मुझे एलिगेशंस का पता चला है और मैं, मेरे बिहाफ पे ये पर्सन जो है कंप्लेंट डाल रहा है, और वहाँ पे काउंटर साइन होगा कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, जो जिस फोर्सेस का भी कमांडिंग ऑफिसर होगा उसके साइन होंगे, और एक सर्टिफिकेट इशू वहाँ पे किया जाएगा जो वो कमांडिंग ऑफिसर साइन करेगा कि इसे छुट्टी नहीं दे सकते थे, इसीलिए कोई और पर्सन इसके बिहाफ पे जो है वो कंप्लेंट डाल रहा है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद है फिफ्थ सबसेक्शन, कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट है रिगार्डिंग ऑथराइजेशन, और जो ये ऊपर हमने 4 में बात की, ये जेन्युइन होंगे और इनको आप कोर्ट में एज अ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही रिलेट करते हैं 1 के बी से, ओके। ये बात करता है रिगार्डिंग एविडेंस की जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन एंड रिसीव्ड इन एविडेंस, ओके। सबसेक्शन 6 कहता है कि जो 376 है पुनिशमेंट ऑफ रेप वाले जो सारे वो हैं प्रोविजंस, उनमें कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा अगर जहाँ पे ऑफेंस मैन ने किया है वाइफ के साथ, जो वाइफ 18 ईयर्स से कम है, और वहाँ पे 1 साल जो है बीत चुका है, कब से, जब वो ऑफेंस हुआ था। 376 के अंदर जो ऑफेंस हुआ था उससे 1 साल बीत चुका है, और दूसरी चीज़ वाइफ अंडर 18 ईयर्स है तो कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और 7th सिंपल कहता है कि जो सेक्शन के प्रोविजन हैं किसके, 198 के, ये ना केवल ऑफेंस पे बल्कि इसके अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट पे भी अप्लाई होते हैं। उसके बाद है सेक्शन 198A, ये ऐड हुआ था 1983 में। उसके बाद है प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। क्या है 498A? जो वायलेंस वगैरह करते हैं हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव, ठीक है, तो वहाँ पे एग्रीव्ड कौन है, वाइफ। तो ये कहता है कि कॉग्निजेंस आप ले सकते हैं 4 चीज़ों में, पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगा कोर्ट, या फिर कंप्लेंट जो एग्रीव्ड है उसने की हो, या फादर मदर ब्रदर सिस्टर हैं या फादर मदर दोनों के ब्रदर सिस्टर ने की हो, या लीव ऑफ कोर्ट लेके कोई और पर्सन कर दे जो जुड़ा है उस एग्रीव्ड से ब्लड मैरिज और अडॉप्शन में, तो प्रोसिक्यूट वहाँ पे कॉग्निजेंस कोर्ट ले लेगा। प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 498A, ये याद रखना 498A 198A में आएगा, ठीक है। उसके बाद है 198B,
ऑफेंस है 376 बी, सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन डील करता है 376 बी के आईपीसी से, ठीक है, और 2013 में ऐड हुआ, पीटी के लिए मार्क कर लेना। अब यहाँ पे कहता है कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी जहाँ पे पर्सन मैरिटल रिलेशनशिप में थी, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन का ऑफेंस है 376 बी में, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। मैरिटल रिलेशनशिप ये होता है कि वो अब आपको पता है डिक्री वगैरह ली गई है या फिर चल रही है और वे लेकिन साथ रह रहे हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए उन्होंने टाइम साथ अगर वो रहते हैं तो वहाँ पे आप अगर एग्रीव्ड पार्टी वाइफ एग्रीव्ड ऑब्वियसली यहाँ पे वाइफ होगी, अगर वो केस डालती है कि ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा अगर वो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी मैरिटल रिलेशनशिप में थे। तो 376 बी का जो है कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। एक्सेप्शन कहा गया है कि प्राइमा फेसाई अगर सेटिस्फाई होता है कि नहीं कोई मैरिटल रिलेशनशिप उनके बीच नहीं है और वहाँ पे जो कंप्लेंट करती है वाइफ हस्बैंड के खिलाफ, वहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैरिटल रिलेशनशिप का जो है ये मेनली कीवर्ड है इस सेक्शन का, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 199 प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम करके आते थे कि COS डायरेक्ट कहाँ पे, कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ पे डायरेक्ट कमिटल कर सकता है, तो वो यहीं पे आता है 199 के 2 में। आगे पढ़ेंगे। डायरेक्ट कमिटल अगर क्वेश्चन आता है कि सेशन कोर्ट कहाँ पे लेता है, तो 199 के 2 में सेशन कोर्ट जो है डायरेक्ट ले सकता है बिना कमिट किए हुए। यानी कि आपको पता है हम पहले वाले सेक्शंस में पढ़ के आए कि कोई मैजिस्ट्रेट उसको कमिट करता है वो तभी कॉग्निजेंस लेता है, लेकिन यह डायरेक्ट ले सकता है, ठीक है, बिना किसी कमिटल के। तो फर्स्ट कहता है सबसेक्शन की जो कोर्ट है वो चैप्टर 21 के ऑफेंसेस यानी कि डिफेमेशन के ऑफेंसेस को तभी कॉग्निजेंस में लेगा जब कंप्लेंट एग्रीव्ड करेगा, ठीक है। कंप्लेंट कौन डालेगा? एग्रीव्ड। अब आती है प्रोवाइजो। 18 साल से कम, इडियट, लूनेटिक, सिक, इन्फर्म वुमेन है तो कोई और पर्सन भी लीव ऑफ कोर्ट लेकर वहाँ पे जो ये है कंप्लेंट कर सकता है। सेकंड ध्यान से पढ़िएगा। ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी, मिनिस्टर हैं यूनियन यूटी स्टेट के, तो वहाँ पे कंप्लेंट कौन डालेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर डालेगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेंट कौन डालेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक सर्वेंट भी इंक्लूड किया है। ये पब्लिक सर्वेंट वो होगा जो यूनियन और स्टेट के अफेयर्स से डील करता है, एम्प्लॉयड है वहाँ पे, वो भी इन्हीं में ले लिया गया है। मतलब किस किस के खिलाफ हो गई? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी, मिनिस्टर और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। कौन डालेगा कंप्लेंट? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसकी राइटिंग कंप्लेंट जाएगी तभी जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस लेगा। और ये कौन सा कोर्ट होगा? सेशन कोर्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड में कुछ खास बात नहीं है, केवल ये लिखा है कि जो कंप्लेंट होगी उसमें ये बातें लिखी होंगी कि नेचर ऑफ ऑफेंस और जो भी पर्टिकुलर्स जुड़े हुए हों, क्योंकि एक्यूज्ड को पता चलना चाहिए कि उसके खिलाफ उसे नोटिस हो जाए कि उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट डाली गई है उसे पता चले कि उसने क्या ऑफेंस कमिट किया है जिसके खिलाफ कंप्लेंट गई है। तो वो नेचर ऑफ ऑफेंस और पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग ऑफेंस वहाँ पे आप देंगे जो राइटिंग में कंप्लेंट डलेगी उसमें। फोर्थ कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है कंप्लेंट डालता है लेकिन उसे सैंक्शन लेनी पड़ती है। अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर है या फिर गवर्नर है उस स्टेट का, जो हम ऊपर पढ़ के आए सेकंड में, तो आप स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेंगे। यूटी है तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की उसमें लेंगे। पब्लिक सर्वेंट वहाँ पे एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट की लेंगे। और अगर यूनियन का है, दूसरा कोई भी केस है,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी, यूटी नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बात करता है। उसके बाद फिफ्थ है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ सेशन जो है, जो हमने अभी पढ़ा, वो कॉग्निजेंस लेगा अंडर सबसेक्शन 2 विद इन 6 मंथ्स, यानी कि कंप्लेंट आपको 6 महीने के अंदर अंदर डालनी होगी। कब से? जब ऑफेंस कमिट हुआ है तब से 6 महीने के अंदर आपको कोर्ट ऑफ सेशन में कंप्लेंट डालनी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 महीने ख़त्म होते ही आप कंप्लेंट नहीं डाल सकते, नहीं। 6 उसी को डील करता है आगे सबसेक्शन कि मैजिस्ट्रेट के पास आप ये कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर आपका टाइम लैप्स हो गया है। ये जो टाइम है ये केवल कोर्ट ऑफ सेशन के लिए है, ना कि दूसरे मैजिस्ट्रेट के लिए। ओके, तो फिफ्थ और सिक्स्थ को इकट्ठा पढ़िएगा। फिफ्थ में जो क्वेरी रह गई कि टाइम लैप्स हो गया, तो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास भी आपका राइट रहेगा। आपका नथिंग अफेक्ट राइट ऑफ पर्सन टू कंप्लेन बिफोर मैजिस्ट्रेट, ठीक है। Nothing in this section shall affect the right of a person against whom the offence is alleged to have been committed to make a complaint in respect of offence before a magistrate having jurisdiction। लेकिन उस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होनी ज़रूरी होगी वहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 199 तक, और इसके बाद हम चैप्टर 15 को एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। इसमें कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट है, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।